हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो पे मानव का पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो सभी एग्जाम पर पूछे जाते हैं। यह जो वीडियो है फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मानव शरीर के बारे में। शरीर के भीतर ऐसे कई अंगों के कई समूह होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समान क्रिया करने वाले इन सहयोगी अंगों के इस समूह को तंत्र या सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल होता है, कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। उसी प्रकार से कई तंत्र बनते हैं और तंत्र मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। शरीर की क्रियाएं निम्नलिखित तंत्रों द्वारा संपादित होती हैं, जैसे कि मानव शरीर पर एक अंग नहीं बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्र। इस प्रकार के तंत्रों से मिलकर बनता है मानव शरीर। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए चलते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। ठोस, जटिल, बड़े बड़े आघूलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल, सरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को पाचन या डाइजेशन कहते हैं। जैसे जब कोई भोजन का जो कण होता है ठोस होता है, जटिल होता है, तो उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं। वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों पे काटते हैं, तोड़ते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो कहलाती है वो पाचन कहलाती है और इसे डाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले भाग को तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि जो डाइजेशन की क्रिया होती है जिसमें जितने भी अंग कार्य कर रहे होते हैं वो सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, जो पाचन तंत्र होता है उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे मुख होता है, हमारी फूड पाइप होती है, हमारा स्टमक होता है। इस प्रकार से उसी अंगों पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां जिनसे रस निकलते हैं। वो रसों में कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। यानी कि मानव शरीर में जो पाचन तंत्र है वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन उसमें जो भोजन को पचाने की क्रिया है वो एक अलग है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र को, फिर हम डिस्कस करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, उस प्रोसेस को अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर जानते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला भाग है आहार नाल एलिमेंट्री कैनल और सेकेंड भाग है फ्रेंड्स पाचन ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल की बात करें तो यह मुख्यतः चार भागों से मिलकर बना होता है, जैसे मुख गुहा, बकल कैविटी, ग्रास नली, ओसोफेगस, आमाशय और आंत। इस प्रकार के चार भागों से मिलकर बना होता है आहार नाल। यदि आंतों की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल और लार्ज होती है फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर। वहीं हम पाचन ग्रंथियां और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक पाचक ग्रंथियां इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आंतरिक की बात करें तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है उनके जो अंग होते हैं जिनमें पाचन की क्रिया होती है, तो उन्हीं अंगों की दीवार पर आंतरिक पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। लेकिन बाह्य पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, जिसमें अनेक प्रकार के जूस निकलते। उन जूस पर कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो भोजन में मिलकर भोजन को पाचित करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आहार नाल के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम लिया है। यह एक डायग्राम पाचन तंत्र का है। यहाँ पर आप देखिए मुख से लेकर एनएस तक जितना भी आप देख रहे हैं अंगों को, वो सभी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि माउथ से लेकर एनएस तक में जितने भी अंग हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं वो सभी पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे माउथ, ओसोफेगस, लीवर, स्टमक, स्मॉल और लार्ज। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से मिलकर सभी हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं और ये सभी पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आहार नाल एलिमेंट्री कैनल के बारे में।
मुख गुहा के आहार नाल मुख्य 4 भागों से मिलकर बना है, जैसे मुख गुहा, बकल कैविटी, स्टमक, ग्रास नली और आंत। इस प्रकार के 4 अंगों से मिलकर बना होता आहार नाल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बकल कैविटी के बारे में। मुख गुहा की बात करें तो इसमें कई प्रकार के अंग होते हैं, जैसे दांत, जीभ और हमारी ओठ, जो भोजन को स्टार्टिंग फेज में भोजन को चबाने काटने का कार्य करती हैं। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। बिल्कुल जब हम भोजन को ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो पहला भाग कहलाता है। मनुष्य के मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी 2 ओठें होती, जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा के मुख्य अंग होते हैं जो भोजन को काटने और चबाने का कार्य करते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें हम स्वाद कलियां कहते हैं। जैसे आप देखोगे उन स्वाद कलियों को मैं बता दूं, हम आगे के भाग से हमेशा मीठे स्वाद का अनुभव करते हैं, बगल के भाग से फ्रेंड्स हम नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं, पश्च भाग यानी पीछे के भाग से देखें तो कड़वा और बगल से देखें तो खट्टे। इस प्रकार से जो जीभों में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं उनसे हमें टेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 होते हैं और हमने देख लिया। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी लिया है, जैसे आप इस डायग्राम को अपनी नोट्स में बना लीजिएगा। बिटर, सॉल्ट, सैल्टी और स्वीट जो टेस्ट है हमें किस प्रकार से जीभ से मिलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स दांत के बारे में, तीत के बारे में जानते हैं, जो मुख गुहा का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है जो भोजन को काटने का कार्य करता है। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के एक जबड़े में कुल 16 दांत होते हैं। इस प्रकार से कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। यदि वन साइडेड बात करें तो एक जबड़े पे एक साइड 8 दांत होते हैं। उन 8 दांतों में से मैं बता दूं 2 कृंतक होते हैं, 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं, जबकि 3 मोलर्स होते हैं। इस प्रकार से 2 कृंतक, 1 रत्नक, 2 अग्रचवर्णक और 3 चवर्णक मिलकर वन साइडेड 8 दांत होते हैं। टोटल 16 दांत। वन साइडेड की बात मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायग्राम पे भी देख सकते हैं। नीचे लोअर टीथ पे वन साइडेड 8 दांत और वन साइडेड 8। इस प्रकार से टोटल 16 दांत होते हैं। मनुष्य का दंत सूड जान लेते हैं। इसमें केवल 3 भाग होते हैं, यानी कि ऊपरी भाग शिखर कहलाता है, जो मध्य भाग होता है वो ग्रीवा कहलाता है, जबकि जो निचला भाग है फ्रेंड्स जड़ रूट कहलाता है। इस प्रकार से हमने मुख गुहा के जो मुख्य अंग थे दांत और जीभ दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स ग्रास नली ओसोफेगस के बारे में। ग्रास नली एक लंबी नली होती है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का काटना, उसको छोटे अणुओं में तोड़ना सभी दांत और जीभ के माध्यम से होता है। फिर भोजन हमारी फूड पाइप के माध्यम से हमारे स्टमक तक जाता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम्स या रस नहीं निकलते। इस प्रकार से जब भोजन ग्रास नली से स्टमक में जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टमक के बारे में, जो अमाशय है उदर गुहा, उसे हमारा पेट भी कहा जाता है, तो बाईं ओर स्थित होता है। इसकी जो लंबाई है लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है। अमाशय का जो अग्रभाग है यहाँ पर आप देखिए, जो फूड पाइप के द्वारा कनेक्टेड होता है वो कार्डियक कहलाता है, जबकि जो डोडेनम यानी छोटी आंत का जो भाग है डोडेनम, उससे जो कनेक्टेड होता है वो पाइलोरिक कहलाता है। अमाशय में कई प्रकार के जठर रस निकलते हैं। जठर रस में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, वो सभी भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे आंत के बारे में। आपको जैसे पता है कि मनुष्य के संपूर्ण आंतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की बात करें, प्रारंभिक भाग में अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मुड़ा रहता है, बिल्कुल जिसे पक्षवासय या डोडेनम कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मानव शरीर की छोटी आंत होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है डोडेनम, दूसरा भाग होता है जेजुनम और तीसरा भाग होता है फ्रेंड्स इलियम। तो जो यू आकार में होता है वो डोडेनम होता है, जिसे पक्षवासय या ग्रहणी भी कहते हैं। वो यू आकार में घिरा होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो अमाशय से कनेक्टेड रहता है। इसकी जो लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और मनुष्य में यदि पूरी छोटी आंत की बात करें तो इसकी जो लंबाई है लगभग 6 मीटर और जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर तक की होती है।
और जो छोटी आंत होती है छोटी आंत होती है जो फ्रेंड्स, जब भी भोजन का जो पाचन हमारे आमाशय स्टमक में होता है उसमें जो शेष तत्व रह जाते हैं, और जब भोजन हमारा छोटी आंतों में पहुंचता है तो शेष जो उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें शेष भोजन का अवशोषण हमारा छोटी आंतों में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। बिल्कुल, जब छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम कहलाता है। मैंने आपको बताया जो छोटी आंत होती है 3 भाग होते हैं, एक होता है जजनम, दूसरा डोडनम, दूसरा होता है जेजनम और तीसरा होता है फ्रेंड्स इलियम। इलियम जो होता है वो बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है। बिल्कुल, बड़ी आंत के भी 2 भाग होते हैं, पहला भाग है कोलोन, दूसरा भाग है मलाशय या रेक्टम। आप यहाँ पर डायग्राम पे से देख सकते हैं। जो बड़ी आंत होती है उसके भी 2 भाग होते हैं, कोलोन और मलाशय। मलाशय के माध्यम से जो भोजन का वेस्ट होता है उसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो सिकम कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए इलियम और कोलोन, यानी कि जो छोटी आंत का जो कनेक्शन हमारी बड़ी आंत से होता है, बड़ी आंत का जो भाग कोलोन कहलाता है और अंतिम भाग मलाशय कहलाता है। तो जो इलियम का कनेक्शन कोलोन से होता है तो वहां पर एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। उस वॉल्व का एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। जो इलियोसिकल वॉल्व है, जो भोजन का जो वेस्ट होता है वो बड़ी आंत में जा चुका होता है, उस वेस्ट को वापस से छोटी आंत में ना आए, इसीलिए वहां पर इलियोसिकल वॉल्व होता है जो एक महत्वपूर्ण अहम रोल निभाता है। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया आहार नाल, एलिमेंट्री ग्रंथियों के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। पाचक ग्रंथियां भी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली है आंतरिक पाचक ग्रंथियां, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और सेकेंड है फ्रेंड्स बाह्य पाचक ग्रंथियां, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पर आप देखेंगे जो आंतरिक पाचक ग्रंथियां होती है, मैंने आपको बताया है, ये हमारे पाचन तंत्र जो अंग होते हैं उनकी दीवारों पर पाए जाते हैं, उनकी वॉल पर पाए जाते हैं, जो भोजन के जो मुख्य तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। जबकि जो बाह्य पाचक ग्रंथियों की बात करें तो बाह्य पाचक ग्रंथियां वो होती हैं जो अंगों से, जो पाचन तंत्र के अंग हैं उनसे रस निकलते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती हैं वो इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं, आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। इसमें अनेक भाग हैं जैसे जठर ग्रंथियां, आमाशय की दीवार ग्रंथियां और आंत की बूनर्स ग्रंथियां, यानी छोटी आंत में भी बूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को शेष तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बाह्य पाचक ग्रंथियां, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां, मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित 3 बाह्य पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और फ्रेंड्स तीसरा है अग्नाशय। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3 बाह्य पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका अलग अलग रोल है। इनमें अनेक प्रकार के रस निकलते हैं, उन रसों में अनेक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स को। लाल ग्रंथियों के बारे में जाने तो फ्रेंड्स इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। जब भी हम भोजन को ग्रहण कर रहे होते हैं तो भोजन बहुत ठोस और जटिल अवस्था में होता है, तो ये जो ग्रंथियां होती हैं अनेक एंजाइम्स को निकालती हैं और भोजन को चिकना और बहुत छोटे छोटे कणों में तोड़ देती हैं, जिससे भोजन आसानी से फूड पाइप के माध्यम से हमारे स्टमक तक पहुंचता है। वो 3 ग्रंथियां इस प्रकार है। पहली है फ्रेंड सबलिंगुलर ग्लैंड्स, सेकेंड है फ्रेंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और थर्ड है पैराटिड ग्लैंड्स। इस प्रकार की ग्रंथियां हमारे मुंह में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम पर देखिए, जो पैराटिड ग्लैंड्स है वो जबड़ों के पीछे, और जो फ्रेंड्स सबलिंगुलर ग्लैंड्स है वो हमारे जबड़ों के नीचे साइड पाई जाती है, जबकि हमारे जीभ के पीछे पाई जाती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। मनुष्य के लाल सलाइवा में लगभग 99% जल होता है, शेष 1% एंजाइम्स होते हैं। इन लाल में भी 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम। यानी कि लाल में जो निकलता है फ्रेंड्स 1% एंजाइम होता है। उन एंजाइम क्या कार्य करते हैं? भोजन को चिकना बनाते हैं, भोजन को तोड़ते हैं
भोजन का निम्नीकरण करते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, टाइलिन और लाइसोसोम। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि लाल से एंजाइम्स का श्रावण होता है, तो आपको वहां पर टिक करना पड़ेगा, टाइलिन या लाइसोजाइम। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यकृत और लीवर के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर कहलाती है। इसका जो वजन है लगभग 1.5 से 2.0 किलोग्राम के मध्य होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय या गाल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं। आप देखोगे जो पित्ताशय से जो रस निकलता है, जो यकृत से लीवर से जो रस निकलता है, जिसको हम पित्त रस या बाइल जूस भी कहते हैं। यदि कहीं पर आपको बाइल जूस मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाइल जूस को ही हिंदी में पित्त रस कहते हैं। तो यकृत से जो पित्त रस निकलता है, यकृत से जो पित्त रस निकलता है फ्रेंड्स, वो पित्ताशय में जाकर संचित होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अग्नाशय के बारे में। मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। पहली तो आपको पता है कि पहली यकृत है, दूसरी अग्नाशय, याद रखिएगा। अग्नाशय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यानी अग्नाशय की वॉल पर भी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को अवशोषित करते हैं, जबकि इससे जूस निकलता है, रस का भी निकलता है, जिसमें भी कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्नाशय जो होता है फ्रेंड्स, वो अमाशय के नीचे एक पत्ती आकार की स्थिति पर होता है। अग्नाशय का एक भाग जो होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। उसमें कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे बी प्रकार की कोशिका से इंसुलिन निकलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ए प्रकार की कोशिका से ग्लूकेगॉन निकलता है और आर प्रकार की कोशिका से फ्रेंड्स सोमेटोस्टेटिन निकलता है। यहाँ पर आप देखेंगे इंसुलिन के बारे में जाने तो इंसुलिन रक्त की शर्करा में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। इंसुलिन, यदि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसुलिन की कमी से फ्रेंड्स मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, और यदि डायबिटीज नामक रोग हो जाए तो बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। अब हम डिस्कस करेंगे अग्नाशयी रस, यानी कि अग्नाशय से जो भी रस या जूस निकलते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशयी कोशिकाओं से अग्नाशयी रस निकलता है। बिल्कुल, अग्नाशयी जो रस है वो अग्नाशयी कोशिकाओं से निकलता है। यहाँ पर आप देखिए लीवर के नीचे डोडेनम जो है, जो यू आकार में मैंने बताया, जो डोडेनम यू आकार में होता है, जो हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है। जो येलो प्रकार की पत्ती देख रहे हैं जो हमारे अमाशय की जस्ट नीचे होती है, वो अग्नाशय होती है। उससे जो रस निकलते हैं, इसमें जो केवल 98% जल होता है और लगभग 2% भाग में लवण और एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.3 के मध्य होता है। इससे मुख्यतः 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट को तो आप याद ही रखिएगा। जो अग्नाशयी रस होता है, जो अग्नाशयी जूस होता है फ्रेंड्स, उससे 5 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे पहला है एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज व माल्टेज। यदि बात करें माल्टेज व एमाइलेज से, इससे फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है, और लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है जिससे वसा का पाचन होता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आहार नाल और जो भी पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। तो आप सभी को आई थिंक आप सभी को लेक्चर्स बहुत पसंद आया होगा और बहुत समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जहां से आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, तो आप हमारे एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सभी को ट्विटर पे फॉलो करें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।